ईरान और अमेरिका दोनों ही बातचीत के लिए स्विट्जरलैंड नहीं गए क्योंकि इसराइल ने लेबनान पर हमला कर सीज फायर की शर्तों को तोड़ दिया। उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने भी स्विट्जरलैंड का दौरा स्थगित कर दिया। इसराइल और अमेरिका का संबंध तेजी से बदल रहा है। नेतन्याहू, जिनकी जेब में अमेरिका दिखता था, वो अब अमेरिका की जेब से बाहर लटके नजर आ रहे हैं। जिस समझौता पत्र पर ट्रंप और पेजेश्कियां ने साइन किया है, वह ट्रंप और नेतन्याहू के बीच दीवार बन गया है। जिस नेतन्याहू के सामने दुनिया के बड़े बड़े नेता जी हुजूरी करते थे, उसी नेतन्याहू को कोई सलाम तक नहीं कर रहा। इस पूरे मामले में नेतन्याहू गैर जरूरी हो गए हैं। अब वे डील की राह में कांटा बनकर अपना वजूद साबित करना चाहते हैं। क्या नेतन्याहू के पास अब इसकी क्षमता बची है? हम इस वीडियो में इसकी बात करेंगे। डील का विरोध कर पा रहे हैं, ना सपोर्ट कर पा रहे हैं। ट्रंप मजाक उड़ा रहे हैं, मगर नेतन्याहू चुप रह जा रहे हैं। उनके ऊपर ध्यान आए, दुनिया मनाने आए, इसलिए नेतन्याहू लेबनान पर हमला कर रहे हैं और इसराइल की सुरक्षा के लिए उत्तरी इसराइल के इलाके में, यानी लेबनान से सटे इलाके में सिक्योरिटी जोन बनाने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि मैंने अपनी जवानी में जो लक्ष्य तय किए थे, उससे पीछे नहीं हटूंगा। जब तक मैं प्रधानमंत्री हूं, ईरान बम नहीं बना सकता। लेकिन इसराइल में एक्सपर्ट नेतन्याहू को अलग चश्मे से देख रहे हैं। इसराइल के एक विश्लेषक ने रॉयटर्स से कहा है कि ईरान पर नेतन्याहू का सारा नैरेटिव कमजोर हो गया है और अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ उनका कितना लेवरेज है, क्षमता है मोल भाव की, इसका भी खुलासा हो गया है। हम अमेरिका के साथ ईरान में रेजिम को गिराने गए, लेकिन अमेरिका ने उसी रेजिम को वैधता दे दी। इस डील से इसराइल को राजनीतिक और स्ट्रेटेजिक दोनों नुकसान हुए हैं। नेतन्याहू इस सच्चाई से भाग तो रहे हैं और भागने के लिए लेबनान पर बम गिरा रहे हैं। नेतन्याहू की इससे बड़ी दुर्गति क्या हो सकती है कि अमेरिका अब ईरान की आत्मरक्षा के अधिकार की बात कर रहा है। खुद जेडी वांस इसकी बात कर रहे हैं। 4 महीने में दुनिया कितनी बदल गई। जो अमेरिका ईरान को सरेंडर करवाना चाहता था, आज उसका उपराष्ट्रपति ईरान की आत्मरक्षा के अधिकार की बात कर रहा है, वह भी इसराइल से तुलना करते हुए। जेडी वांस ने कहा कि इसराइल आत्मरक्षा का अधिकार नहीं छोड़ता, अपने देश में ईरान भी ऐसा नहीं करता। All the president said yesterday is that, of course, countries don't give up the right of self-defense. Israel doesn't give up the right of self-defense if Hezbollah fires rockets or drones at Israel. The Iranians don't give up the right of self-defense in their country. You can't tell a country, whether Israel or Iran, they're not allowed to have any self-defense. That's not what the president has asked. That's not what the president has requested. But as part of the final deal, what we want to see is Iran not funding regional instability, funding regional terrorism, and of course try to rebuild their nuclear weapons program. That's the main thing. मतलब ईरान अपनी आत्मरक्षा करे, बस परमाणु हथियार ना बनाए, उस इलाके में अस्थिरता ना लाए। ईरान का परमाणु कार्यक्रम खत्म हो चुका है। वैंस जब यह बात कहते हैं, उसका एक ही मतलब है, ईरान के साथ झगड़े की अब कोई वजह नहीं बची। लेकिन इसराइल मानने के लिए तैयार नहीं कि झगड़े की वजह खत्म हो चुकी है। लेबनान पर बमबारी के जरिए नेतन्याहू इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का विरोध कर रहे हैं। डील का सपोर्ट ही कर देते, मगर नहीं कर सकते। विरोध ही कर देते, वह भी नहीं कर पा रहे। इसीलिए सूत्रों के हवाले से बोल रहे हैं। इनकी बड़ी स्थिति खराब नजर आ रही है। CNN से लेकर एक्सियोस में हर जगह सूत्रों के हवाले से ही नेतन्याहू का बयान छपा है कि उन्हें गुस्सा है, आहत है, अलग थलग पड़ गए हैं। कह रहे हैं डील मानने के लिए बाध्य नहीं। अमेरिका के अखबारों में खुलकर इसराइल और अमेरिका के बीच के तनाव को लेकर हेडलाइन छपने लगी है। अमेरिका के बड़े बड़े अखबारों ने रिपोर्ट किया है कि नेतन्याहू के कहने पर ट्रंप युद्ध में शामिल होने के लिए राजी हुए और अब नेतन्याहू को इस सच्चाई का सामना करना पड़ रहा है कि ट्रंप उनके दबाव में नहीं है, बल्कि सार्वजनिक मंच से नेतन्याहू को ताने मारते हैं, आदेश देने के अंदाज में उन्हें लेकर सोशल मीडिया पोस्ट करते हैं। कल तक जो अखबार नेतन्याहू के दावों और दलीलों को ज्यों का त्यों छाप रहे थे, अब वही अखबार लिखने लगे हैं डील को लेकर चुनाव में नेतन्याहू को वोटर के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। इसराइल के अखबारों में भी अब इस दूरी को लेकर खुलकर बातें हो रही हैं। मिरियम एडेल्सन ट्रंप को सबसे अधिक चंदा देने वालों में से हैं। इनके अखबार इसराइल हायोम ने लिखा है कि आप सभी राष्ट्रपतियों से महान हो सकते थे, मगर आप फेल हो गए। ऐसे सर्वे आ रहे हैं कि इसराइल में ट्रंप की लोकप्रियता गिर गई है। जेरूसलम पोस्ट ने अपने संपादकीय में लिखा है कि इसराइल को अब दिख रहा है कि ट्रंप के बाद भी उसका किस अमेरिका से सामना होगा। आने वाले समय में ट्रंप नहीं, बल्कि रूबियो और वांस अब तय करेंगे कि इसराइल को लेकर अमेरिका की नीति क्या होगी। वे केवल अमेरिका के बारे में सोचते हैं। अमेरिका से जो सुरक्षा मिलती थी, अब शायद ना मिले। लेबनान में ही साबित हो जाएगा कि अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा होता है या नहीं। यह बहुत बड़ी बात है। लेबनान को लेकर इसराइल का अखबार इस तरह से भी देख रहा है कि यह मसला अमेरिका और इसराइल के संबंधों के लिए टेस्ट है। अगर लेबनान पर हमले के कारण ईरान ने इसराइल पर हमला किया और अमेरिका ने इसराइल का साथ नहीं दिया, तब फिर लंबे समय के लिए दोनों के रिश्तों में गहरी दरार पड़ जाएगी। इसराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री बेन ग्विर ने कहा है कि लेबनान को जला देंगे। जिस तरह से इसराइल के मंत्री
लेबनान को लेकर बयान दे रहे हैं, उससे साफ पता चलता है नेतन्याहू बौखला गए हैं। वो अमेरिका को मजबूर करना चाहते हैं कि डील से पीछे हट जाए, लेकिन साइन करने के बाद क्या ट्रंप अब पीछे हट सकते हैं? न्यूयॉर्क टाइम्स में इस डील के बारे में लिखा है कि यह इसराइल के किसी भी उद्देश्य को पूरा नहीं करती। ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क पर किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है, उल्टे लेबनान से बाहर निकलने के नाम पर इसराइल को हथकड़ी पहनाई जा रही है। ऐसा तो युद्ध के पहले भी नहीं था। जो अरबों डॉलर ईरान को दिए जा रहे हैं, उससे वह और मिसाइलें बना सकता है, अपने प्रॉक्सी को और मजबूत कर सकता है। नेतन्याहू के पूरे करियर के केंद्र में रहा है ईरान का परमाणु प्रोग्राम, लेकिन डील उसके बारे में बाद में विचार करेगी। इसीलिए हमने कहा कि नेतन्याहू की यह दुर्गति नोट की जानी चाहिए। मोहल्ले की पॉलिटिक्स में भी कहा जाता है, अपने दम पर लड़ो, दोस्त के दम पर ज्यादा मत कूदो। बात है कि दोस्त ट्रंप को भी नवंबर में चुनाव का सामना है। मिड टर्म में सीटें कम हो गई तो ट्रंप का कार्यकाल कागजी रह जाएगा। उन्हें पता चल गया है कि आम अमेरिकी में इसराइल को लेकर नाराजगी बढ़ गई है। यह बदलाव गजा के समय से ही आने लगा था, मगर ईरान पर हमले के बाद और ज्यादा नाराजगी हो गई है। 4 महीने बाद चुनाव का सामना नेतन्याहू को भी करना है, लेकिन क्या नेतन्याहू अपने दोस्त ट्रंप के लिए खुद की बलि दे देंगे? नेतन्याहू न खुलकर डील का समर्थन कर रहे हैं, न सामने आकर विरोध, केवल यही बके जा रहे हैं, मैं इसराइल के हितों से समझौता नहीं करूंगा। इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर ईरान के साथ केवल ट्रंप की साइन है। अगर नेतन्याहू को साइन करने के लिए इस पर मजबूर किया जाता तो इसराइल में उनका राजनीतिक करियर 1 मिनट में खत्म हो जाता। इसीलिए नेतन्याहू लेबनान पर बमबारी कर डील का विरोध जता रहे हैं और लेबनान पर हमले को इसराइल के राष्ट्रीय हितों से जोड़ रहे हैं। नेतन्याहू के इसी डबल गेम के कारण जेडी वांस ने स्विट्जरलैंड की यात्रा स्थगित कर दी, क्योंकि लेबनान पर हमले के कारण ईरान अपनी यात्रा रद्द करने का ऐलान पहले ही कर चुका था। Now I saw the Axios report. That Netanyahu is fuming. That's not reflective of the conversations that I've had with him, but maybe he's saying something to somebody else that he's not saying to me. What I will say, and this does bother me, is that you've seen people within Bibi's cabinet who have come out and attacked the deal, and in some ways very personally attacked the President of the United States. And I guess my message to them would be twofold. Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world's superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. And the second message I would give to some of those cabinet members, Bibi, to his credit, has not gone down this path, but to some of these cabinet members in Israel who are attacking the President of the United States, the other thing that I would say is that over the last 3 months, 2/3 of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. The problem for Israel is not Donald J. Trump. And anybody in Israel who thinks their biggest problem is the President of the United States needs to wake up and smell the reality of the situation that country is in. Reality of the situation that country is in. ये दिन आ गए कि जेडी वांस इसराइल को बता रहे हैं, नेतन्याहू को सुना रहे हैं कि इन 3 महीनों में जिन हथियारों से आपने लड़ाई लड़ी वो अमेरिका के। ईरान को इधर कोई चिंता नहीं कि 60 दिनों बाद क्या होगा, लेकिन इस समय की मीडिया का जो हिस्सा शुरू से मानता आया है कि कोई मतलब नहीं था कि अमेरिका ईरान पर हमला करता, वह दोनों के बीच की दूरी को देखकर अब मानता है कि अमेरिका का भला हो रहा है। अटलांटिक में एक लेख छपा है जो दिलचस्प है। नेतन्याहू फाइनली लर्न्स द ट्रुथ अबाउट ट्रम्प, मतलब नेतन्याहू को ट्रम्प की सच्चाई का पता चल ही गया। अटलांटिक में यह छपा है। 2019 में नेतन्याहू ने चुनाव प्रचार में इसराइल की जनता को बरगलाया कि वे अकेले ऐसे नेता हैं जो अंतर्राष्ट्रीय दबावों को झेल सकते हैं और ट्रम्प को हैंडल कर सकते हैं क्योंकि उनसे दोस्ती है। मगर अब ट्रम्प नेतन्याहू को मजबूर कर रहे हैं कि या तो डील को चुन लो या फिर ट्रम्प को। आज नेतन्याहू का प्रभाव खत्म हो गया है और यह सब केवल बयानों तक सीमित नहीं। अमेरिका ने इसराइल को कई बार इस दौरान मजबूर किया कि वे अपने हमले को रोके। नेतन्याहू के लिए यह सब किसी आपदा से कम नहीं। 2 साल तक नेतन्याहू ने गजा पर बमबारी की, नरसंहार किया, तब लगा दुनिया के सारे नेता इसके गुलाम हैं। सारी दुनिया को नेतन्याहू ने झुका दिया, लेकिन पिछले 110 दिनों में नेतन्याहू एक प्यादा भर नजर आ रहे हैं। नेतन्याहू के अच्छे दिन नहीं आए। यह इसराइल का बड़ा अखबार है हारेट्स, इसमें इसराइल के पूर्व प्रधानमंत्री ने लिखा है कि नेतन्याहू की सरकार वेस्ट बैंक में एथनिक क्लींजिंग कर रही है, यानी नरसंहार कर रही है। ट्रंप की दोस्ती में नुकसान नेतन्याहू को जितना हुआ है, उसकी तुलना आप ट्रंप और मोदी की दोस्ती में भारत के नुकसान से कर सकते हैं। ट्रंप ने दोनों से अपनी दोस्ती की बहुत बड़ी कीमत वसूल ली। उन्हें पता है कि उनकी तारीफ से, उनके साथ फोटो खिंचाकर, हाथ मिलाकर ये दोनों ही नेता अपने अपने देश में जनता के बीच छवि बनाते हैं। जब ट्रंप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे, तब उन्होंने 2 नेताओं के बारे में कहा कि वे उनसे मिलने आएंगे, एक नेतन्याहू और दूसरे प्रधानमंत्री मोदी। नेतन्याहू जाकर मिल तो आए, मगर प्रधानमंत्री मोदी उनसे नहीं मिले।
कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच इसी वजह से अनबन शुरू हो गई। नहीं जाकर भी प्रधानमंत्री मोदी को नुकसान हुआ और जाकर भी नेतन्याहू को। प्रधानमंत्री मोदी को लगा होगा कि नेतन्याहू के रास्ते ट्रंप को मनाया जा सकता है, इसीलिए 28 फरवरी के हमले के पहले इस्राइल चले गए और ईरान से पुरानी दोस्ती को ताक पर रख दी। लेकिन अब तो ट्रंप ने नेतन्याहू को भी फंसा दिया, किनारे कर दिया। ईरान के साथ समझौता साइन कर ट्रंप ने नेतन्याहू को अंतर्राष्ट्रीय रूप से कमजोर कर दिया है और घरेलू राजनीति में भी उन्हें अस्थिर कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी भी ट्रंप को दोस्त बताया करते थे, अब भी बताते हैं। भारत में लोग खुश थे कि ट्रंप की जीत के बाद मोदी के कारण भारत को लाभ होगा। ट्रंप ने भारत पर टैरिफ थोपा, मजबूर किया कि भारत अमेरिका में अरबों डॉलर का निवेश करे। भारत के 3 नाविकों की हत्या की गई, इस पर अमेरिका ने अफसोस तक नहीं जताया। ट्रंप के दबाव के कारण भारत ईरान में चाबहार पोर्ट से अलग हो गया, हजारों करोड़ का निवेश बेकार गया। अब किस तरह से भारत वापस जाएगा? ईरान से कहेगा चाबहार पोर्ट में शामिल होना चाहता है। ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया अमेरिका के कहने पर, अब उसी ईरान से तेल का सौदा करना पड़ेगा। जब सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की हत्या हुई तब भारत ने आधिकारिक रूप से निंदा तक नहीं की, ना श्रद्धांजलि दी गई। अब अमेरिका ही ईरान का दोस्त नजर आ रहा है, उसके साथ डील कर रहा है। भारत वहीं खड़ा है जहां नेतन्याहू का इस्राइल। अब आते हैं ईरान पर। ईरान धीर गंभीर बना हुआ है, उसे 1 मिनट नहीं लगता समझौते से पीछे हटने में, बातचीत से इनकार करने में। वह जंग के लिए हमेशा तैयार दिखता है। समझौता पत्र पर साइन के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई का बयान बहुत जरूरी है। एक तरह से उन्होंने खुद को इस डील से दूर भी किया है और कहा है कि इस मेमोरेंडम को यहां तक पहुंचाने में अधिकारियों ने बहुत मेहनत की। अमेरिका के राष्ट्रपति ने बेसब्र होकर इस मेमोरेंडम को यहां तक लाने का हर संभव प्रयास किया। सैद्धांतिक तौर पर मेरी राय अलग थी। सुरक्षा समिति के अध्यक्ष के रूप में ईरान के राष्ट्रपति ने मुझसे जो वादा किया और जिस तरह उन्होंने ईरान और रेजिस्टेंस फ्रंट के अधिकारों के संरक्षण की जिम्मेदारी ली, मैंने अपनी अनुमति दे दी। उन्होंने ये साफ कर दिया कि अगर अमेरिका ने जरूरत से ज्यादा डिमांड की तो नहीं झुकेंगे। हम सब इस मेमोरेंडम की शर्तों के पूरा होने का इंतजार करेंगे। लेकिन यह साफ है कि आने वाले दिनों में होने वाली बातचीत का यह मतलब पत्ता ही नहीं होगा कि हमने दुश्मन की पोजीशन स्वीकार कर ली। तो एक तरफ नेतन्याहू है, डील का समर्थन कर पा रहे हैं ना विरोध। मुस्तफा खामेनेई ने साफ साफ कह दिया वे इस समझौते को लेकर उछल कूद नहीं करना चाहते, गागा नहीं कर रहे, बल्कि देखेंगे कि मेमोरेंडम किस दिशा में आगे बढ़ता है। हमने कहीं से भी दुश्मन की पोजीशन को स्वीकार नहीं किया है। मतलब ईरान शांति को मौका दे रहा है, मगर वास्तविकता को हर समय नजर के सामने रख रहा है कि इस्राइल पर भरोसा नहीं किया जा सकता और अमेरिका पर भी नहीं। ईरान ने इस मामले को अमेरिका के लिए नीट की परीक्षा का मामला बना दिया है। ईरान के स्पीकर तालिबाफ ने सुप्रीम लीडर से कहा कि हम आपके आदेश पर हैं। सुप्रीम लीडर ने हमें इस समझौते की शर्तों को पूरा करने का काम दिया है। अगर सामने से विश्वास तोड़ा जाता है, कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन किया जाता है या फिर जरूरत से ज्यादा डिमांड की जाती है तो हम दुश्मन को कड़ा जवाब देने से हिचकेंगे नहीं। युद्ध के दौरान उन्हें एक बार थप्पड़ पड़ा है, अगर वे फिर से उसी रास्ते पर चलना चाहते हैं तो इस बार और भी जोरदार तमाचा पड़ेगा। शुक्रवार की बातचीत टल जाने के बाद तेहरान टाइम्स और प्रेस टीवी ने ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का बयान जारी किया है। सुरक्षा समिति ने कहा है कि जब तक ईरान के सभी अधिकारों की पालना नहीं होगी तब तक ईरान झुकेगा नहीं। वह समझौते के लागू होने पर निगरानी बनाए हुए है। अगर अमेरिका की ओर से कोई भी उल्लंघन हुआ तो पहले से जवाबी कार्रवाई कर दी जाएगी, हमला होगा। उधर अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने समझौते को लागू करना शुरू कर दिया है। सेंट्रल कमांड ने कहा है कि ईरान के बंदरगाहों से आने वाले और उनकी तरफ जाने वाले समुद्री रास्ते पर अमेरिकी सैनिकों की नाकेबंदी हटा ली गई है, मगर उस इलाके में नौसेना के बेड़े तब तक मौजूद रहेंगे जब तक समझौता पूरी तरह लागू नहीं हो जाता। अमेरिका इस समझौते पर आगे बढ़ता दिख रहा है। उसे इसकी परवाह नहीं कि नेतन्याहू क्या चाहते हैं। देखते हैं कि नेतन्याहू को लेकर अमेरिका का धीरज कब जवाब देता है। ईरान, अमेरिका और इसराइल को लेकर खबरें लगातार बदल रही हैं, लेकिन इसके बीच नेतन्याहू को लेकर जो बदला है वो पूरी दुनिया के लिए बहुत सुखद है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।